सबको सप्लाई दिया गया इलेक्ट्रिक सोर्स का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो किसी चालक का यहाँ सेंस हो गया कोई कंडक्टर, है ना। किसी चालक की विद्युत ऊर्जा, वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय होती है, खर्च होती है। यहाँ पे खर्च हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई कि जब किसी कंडक्टर के अंदर में, मैं ऐसा आपको इंग्लिश में समझाता हूँ, जब किसी कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो प्रवाह होगा, ऑब्वियसली जब प्रवाह होगा तो एनर्जी का खपत होगा, एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक्चुअल में वही है आपका क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइक ए बी कोई कंडक्टर, ठीक है, ए बी कोई धातु है, चालक तार है, इसमें आवेश का किसी तार में धारा का प्रवाह वास्तव में क्या होता है, आवेश का प्रवाह। इकाई समय में यूनिट टाइम के अंदर में जितना आवेश प्रवाह करता है वही होता है क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये चालक तार है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितना यूनिट टाइम के अंदर में, यूनिट टाइम इकाई समय में, चाहे वो 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो या 1 घंटा हो, कुछ भी हो, 1 सेकंड 1 मिनट या 1 घंटा के अंदर में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में जितना एनर्जी लगेगा, ठीक है, जितना वो एनर्जी की भी हम वैल्यू दिखाएंगे कितना होता है, जितना एनर्जी लगेगा वही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल दिया गया, ऑब्वियसली सप्लाई दिया गया, एक अलग से उसको एनर्जी दिया गया, ये कह सकते हैं। सपोज ए और बी के बीच में एनर्जी दिया गया, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, पहले क्यू आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लगा समय t है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपने पढ़ा भी होगा, विभवांतर होता है, ठीक है। सप्लाई जो AC सोर्स हो या DC सोर्स हो वो होता है क्या, विभवांतर। पोटेंशियल देने का काम किया, मतलब चार्ज पे हमने फोर्स लगाने का काम किया, वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव करेगा जाएगा वो होता है क्या, उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितना एनर्जी खर्च करेगा एक्चुअल में वो कार्य के रूप में खर्च होगा, कार्य होता है W, वर्क, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगा दिखाता हूँ मैं ऊपर करके आपको। अब ये वैल्यू क्या होगा, तो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। एक पॉइंट से चार्ज को हम, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है B, चार्ज को एक पॉइंट क्यू A से B तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा वो होता है W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, है ना। आपने पढ़ा भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला, W अपॉन क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल, W की वैल्यू निकालोगे V इंटू क्यू, ये होता है, ठीक है। तो W बराबर V इंटू क्यू। आगे देखो W बराबर, क्योंकि Q होता है, अभी मैंने बताया था कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू T, ठीक है। तो इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, है ना, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या होता है, W इक्वल्स टू IR, तो W इक्वल्स टू, मैं आपको कैलकुलेशन इसको सॉल्व अपने हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये पोर्शन आपको दिखता होगा साफ साफ, तो मैं यहाँ देखूँगा तो एक बार करता हूँ। W इक्वल्स टू होता है क्या, V इंटू I इंटू टी, ये फॉर्मूला दिया हुआ जो कि एक डेरिवेशन के फॉर्म में आया। W बराबर V इंटू क्यू, ये होता है V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमने I इंटू टी पुट किया, है ना। V इंटू I इंटू V बराबर होता है IR, जो कि ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार ये होता है। I इंटू आई होता है आपका I स्क्वायर, R यहाँ आया, T यहाँ आया, तो W बराबर क्या हो गया। और याद रखिएगा कि एनर्जी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, I स्क्वायर RT। R उस चालक का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोधक होगा, वो होगा। किसी का अपना क्या होता है कि एक अलग से प्रतिरोध होता है, ठीक है। एक होता है कि चालक का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, तो चालक का ये गुण है, चालक का ये गुण है इसके अंदर में, जिसका प्रतिरोध R है। करंट I को ले जाने में किया गया टाइम है वो T, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, आवेश के प्रवाह है। तो अब देखो ये जो W है मतलब कार्ज है, वो एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, सबमिट होगा, डिपॉजिट होगा एनर्जी के फॉर्म में, तो इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, I स्क्वायर RT, है ना। यही होता है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, I स्क्वायर RT। या हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, I की वैल्यू V अपॉन R यूज़ करेंगे ओम के नियम के अनुसार,
तो आई की वैल्यू को हटाएंगे यहाँ से, तो v बट्टे आर जब से लिखेंगे ना तो आपका आएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। क्या लिखा हुआ है? वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सौर ऊर्जा का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये भी हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है ना, ये सोर्स इलेक्ट्रिक सेल से यहाँ सोर्स हो गया, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा इन चालक के बीच का, इन बल्ब के बीच का। यहाँ से निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रोटॉन का फ्लो होता है, मतलब धन आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का, धन आवेश का प्रवाह होता है। यहाँ से ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से धन आवेश प्रोटॉन का प्रवाह होता है, धन आवेश का प्रवाह होता है। तो इस तरह से इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा जिसकी वजह से बल्ब जल जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा के कारण हमने देखा भी होगा कि आपके घर के आसपास हाई एक्सटेंसर वायर होता है, या एवन 11,000 पावर का वोल्टेज का सप्लाई जाता है, या 220 वोल्टेज। तो उससे क्या है, सौर ऊर्जा का प्रवाह, सौर ऊर्जा में बार बार याद आ रहा है, उससे क्या होता है कि ये विद्युत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह होता है। तो ये सब सोर्स है जिससे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ले जाने का काम करता है ना, किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अब हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा। फाइनली सौर ऊर्जा की कहानी शुरू हो गई। सोलर एनर्जी ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई गवर्नमेंट, वैसे हम लोग जानेंगे, पहले देखो सौर ऊर्जा का वह रूप होता है जो सीधे सूर्य से प्राप्त करते हैं, ऑब्वियसली सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे, जंतु का सहारा प्रदान करता है ना, ये एक सपोर्टिव का काम करता है। जीव जंतु मतलब एक लाइफ, इसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट है। अगर सौर ऊर्जा ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा। लाइफ एग्जिस्ट जो है वो सौर ऊर्जा के कारण होता है। अगर सौर ऊर्जा है तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है पेड़ पौधे में, और प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता है तो उसको हम लोग एज ए प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर तो नहीं बल्कि कंज्यूमर की तरह यूज़ करते हैं, खाने के रूप में करते हैं ना। मतलब उत्पादक, एक तो होता है उत्पादक जो खाना खुद बनाएगा, लाइक पेड़ पौधा होता है, सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं, और उसको खाने वाला जो होता है वो क्या होता है? कंज्यूमर होता है, मतलब उपभोक्ता होता है। तो हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पेड़ पौधे को ऊर्जा चाहिए कहाँ से? सौर ऊर्जा से। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का डायरेक्ट हम लोग यूज़ भी करते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। हमारे शरीर के अंदर से लेके बाहर तक सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे तो सौर ऊर्जा विविध प्रकारों का प्रयोग होता है, हम लोग जानते भी हैं, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, दुख भरी कहानी है दिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण के कारण। तो ये थोड़ा सा मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण या प्रदूषण के कारण पेट्रोल, डीजल, विद्युत ऊर्जा जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के विकल्पों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो वो उस पर मजबूर कर दिया हमें। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, प्रदूषण होता है। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी खतरा का विषय होता है, आने वाले भविष्य के लिए कभी नहीं हो सकता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप तापीय ऊर्जा में कोयला का यूज़ करते हो, पेट्रोल का यूज़ करते हो, डीजल का यूज़ करते हो, ये आज न कल समाप्त हो जाएगा, है ना। एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जब एक बार खत्म हुआ तो उसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, खत्म तो खत्म हो गया। तो आने वाले ज़माने में, आने वाले कुछ सालों में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। एक इसका जो संसाधन है फिक्स है, एक फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर इसके बारे में सोचेंगे तो ये मजबूर कर देगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो सरकार ने हाल ही में अभी सोचा कि 2070 तक पूरे योजना तैयार करेगा, सौर ऊर्जा के लिए योजना तैयार करेगा, जिसमें सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया सरकार ने, ठीक है। एकमात्र 2030 तक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का काम करेगा सरकार सौर ऊर्जा से। ये उनकी एक फरमाइश है, मतलब एक कह सकते हैं उनका योजना पास होने वाला है, 2030 तक उन्हें कर देगा। और 2070 तक तो पूरा का पूरा सोलर हो जाएगा। आप अगर यूज़ करते हो विद्युत ऊर्जा, लाइक कहाँ से लाते हो?
पावर प्लांट से लाते हो, या तो थर्मल पावर प्लांट से आता होगा या तो हाइड्रो पावर प्लांट से आता होगा। तो ये सब ऊर्जाएं का एकमात्र है, कभी न कभी आज न कल वो उपलब्ध नहीं रहेगा, लेकिन हर के घरों में, सभी के घरों में सोलर सेल लगेगा। सोलर ऊर्जा जो होता है, जो सोलर एनर्जी होता है ना, वो किससे उत्पन्न होता है? सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। तो उसके लिए सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, सिलिकॉन डायमंड का बना, सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है। आपके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको, जैसा इस टाइप का होता है। देखो ये होता है सोलर सेल, है ना, जिस पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक धातु का, है ना, कह सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो ब्लैक रंग का है वो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जनरली रिफ्लेक्ट मिनिमम करता है, बहुत ही कम करता है रिफ्लेक्ट, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है प्रकाश को। अब इसलिए जब गर्म होगा सूरज की वजह से, ये गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से इसमें कोई डिवाइस लगे होते, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देख लो एक बार। देखो ये सोलर पैनल जो है, ये सोलर पैनल है, अब सबके घर में लगने वाला है, आज निकल लगेगा, ठीक है। ये गर्म होगा, गर्म होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वो अर्धचालक होते हैं। अब इसकी वजह से चार्ज कंट्रोल होगा, चार्ज होगा वो चीज़, चार्ज कंट्रोल की वजह से जो बैटरी सिस्टम में चार्ज जाएगा, वो बैटरी उस चार्ज सिस्टम से चार्ज हो जाएगा। ये डीसी सोर्स हो गया। अब इसी चार्ज से आप चाहे तो इन्वर्टर यूज़ करेंगे, जो एसी सोर्स हो जाएगा। दोनों फ़ायदा है, एक तो डीसी सोर्स में और एक तो एसी सोर्स में, दोनों में फ़ायदा हो रहा है। डायरेक्ट बैटरी सिस्टम जो डीसी सोर्स होता है, इसको अगर इन्वर्टर से यूज़ करेंगे तो वो एसी सोर्स बन जाएगा, इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में सबको यही होता है, ये एक तरह का इसी वक्त पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है कि हर टाइम आपको सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगा। अब रात की बात करेंगे तो रात में सूरज तो होता नहीं है, तो रात में सौर ऊर्जा की जो मात्रा होगी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। बादलों का दिन भी हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट, ये वीवीआई पॉइंट कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एनर्जी कन्वर्सेशन टूल है, ठीक है, उपकरण है कुछ, और वो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है वो देखोगे। आपने सुना होगा विद्युत सेल। विद्युत सेल का मतलब क्या होता है कि एक बैटरी होता है, तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा होगा। और रासायनिक अभिक्रिया बैटरी से क्या होता है, बल्ब जलता है, इसका मतलब ये होगा करंट फ्लो करेगा, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, तो विद्युत ऊर्जा होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है, सेल बदलता है। एक्चुअल में सेल तो एक ही होता है ना, बहुत सारे सेल को मिला देते हैं तो विद्युत बैटरी बनता है। चलिए मोमबत्ती के बारे में सुना होगा कि मोमबत्ती जो है मोम से बनी होती है, C25H52, ये मोम से बनी होती है। तो मेम इनफ्लामेबल होता है, वो क्या होता है, जलेगा। इस ऑब्वियसली रासायनिक ऊर्जा होगी इसके अंदर में। अब मोम जलकर प्रकाश देता है, इलेक्ट्रिसिटी तो देता नहीं, प्रकाश देता है, तो प्रकाश ऊर्जा होगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन का आपने सुना होगा, माइक्रोफोन क्या होता है, मेरे पास भी लगा हुआ है, ये हमारी ध्वनि ऊर्जा को कैच कर रहा है और विद्युत ऊर्जा में दे रहा है, ठीक है, सिग्नल बदल रहा है इसका। तो माइक्रोफोन, सोलर सेल, ये तो बहुत अच्छा है। सोलर सेल, देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है सोलर सेल। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है लाउड स्पीकर। इसलिए लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से साउंड, एक तो माइक्रोफोन उल्टा काम करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और वहीं पर लाउड स्पीकर क्या होगा, वो आउटपुट का काम करेगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, क्योंकि लाउड स्पीकर से साउंड आता है ना। सोलर सेल का अपने समझ में आ गया, सौर ऊर्जा जो सन से आती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, सबके घर में लगभग ट्यूबलाइट बल्ब लगे होते हैं, जिससे करंट पास होता है, करंट को लेता है वो और प्रकाश में बदल देता है, प्रकाश की ऊर्जा होता है, ठीक है। विद्युत मोटर, तो मोटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि मोटर में क्या होता है कि उसके अंदर में जो होता है इसको हम घुमाते हैं, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल, उसको हम घुमाते हैं नहीं सॉरी, घुमाते नहीं है, उससे हम करंट पास करते हैं। तो मोटर में हम क्या देते हैं, करंट देने का मतलब विद्युत ऊर्जा। अब वो घूमना शुरू हो जाएगा, अपने एक्सिस पे घूमना शुरू हो जाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा। अपने एक्सिस पे घूमेगा कोई भी चीज़, उसका यांत्रिक ऊर्जा। आपने पढ़ा भी, यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का होता है,
एक स्थितिज ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति के कारण वो घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो विद्युत ऊर्जा दिया, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, वो यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगला है विद्युत बल्ब, जो लाइट का है वही आपका विद्युत बल्ब का होगा, ठीक है। चलो डायनमो, डायनमो को हम कहते हैं विद्युत जनित इलेक्ट्रिसिटी करंट को जनित कह सकते हैं कि वो उत्पन्न करने वाला युक्ति, एक उत्पन्न करने वाला है, करंट को पैदा करने वाला। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको हम घुमाते हैं। आपके घर में जनरेटर होगा, शायद नहीं होगा तो कोई आप पास में होगा जरूर, उसको हम घुमाते हैं, रासायनिक ऊर्जा देने का काम करता है, उसकी वजह से वो घूमता है, तो मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब वो घूम कर क्या देगा, विद्युत ऊर्जा देगा। एसी या डीसी सोर्स देता है, छोटी लेवल पे गांव घर में लगे होते हैं, मतलब डायनमो लगे होते हैं जनरेटर में, और बड़े लेवल पर हाइड्रो पावर प्लांट हो या डायनमो में या थर्मल पावर प्लांट उसमें लगे होते हैं, ठीक है। सितार, सितार का मतलब समझ में आया ना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि सितार में हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, वो आवाज़ जनरेट करता है या ध्वनि ऊर्जा में। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण के लिए कुछ उपकरण थे। अब उसके ऊर्जा का रूपांतरण कैसे, किस रूप में होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को इमेजिन करना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि आज क्लास पसंद आ जाएगा, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।